हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही में लेखा किस प्रकार करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है। जो हमारे ये सूचनाएं दी हुई हैं, जो ये सौदे हुए हैं, इनके आधार पर लाल शरणदास जो है उनकी कच्ची रोकड़ बही बनानी है, यानी कि उनकी कच्ची रोकड़ बही में हमें क्या करना है, लेखा करना है। तो जो लेखा करने का नियम है वो हमने आपको कुछ हद तक इसकी पहली वीडियो जो थी उसमें समझा दिया था। अब कुछ नियम ऐसे थे जो कि हम क्वेश्चन करते वक्त ही आपको अच्छे से समझा सकते थे, तो उन्हें हम यहाँ पर एक एक करके आपको समझाते हुए चलेंगे कि आपको किन नियमों को यहाँ पर अपनाना है। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपको ये पता है कि भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत कॉलम्स नहीं बनते हैं, यानी कि हमारा जो पेज रहता है वो ऐसे प्लेन रहता है, इसमें रोल बुक नहीं रहती है ये। और इसमें जो कॉलम होते हैं वो हमें पेज को जो होती है मोड़ करके बनानी होती हैं, और यहाँ पे हम लोग लाइन का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हमारी कच्ची रोकड़ बही होती है और पक्की रोकड़ बही होती है, इन दोनों में ही हमारी 8 कॉलम्स होती हैं, यानी कि 8 लाइनें होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वो 8 लाइनों को हम लोग बनाते कैसे, क्योंकि हमें लाइन तो खींचने नहीं है, हमें पेज को मोड़ करके बनाने होते हैं। तो सबसे पहले इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें बच्चों को रहता है कि इसे हम लोग कैसे बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा एक शीट है, ठीक है, उसे लेंगे। सेम कुछ नहीं करना है, बस हाफ से मोड़ देंगे, आधे पे से मोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आधे पे से फिर से मोड़ देंगे। ठीक, इस तरीके से फिर से आधे पे से मोड़ देंगे और फिर से इसे फिर दोबारा आधे पे से मोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से बस हमें हाफ पे से मोड़ना है। सबसे पहले पूरे पेज को आधा करना है, फिर जो मोड़ा हुआ है उसे आधा करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी 8 लाइनें बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। ठीक है, तो ये हमारी 8 लाइनें बन गई हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए, ये 8 लाइनें हैं तो 4 जो हो गई वो, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो रोकड़ बही भारतीय पद्धति होती है, इसमें क्या होता है, जो बायां हाथ होता है वो किसका होता है, जमा का होता है, यानी कि क्रेडिट साइड होता है, और दाहिना हाथ जो होता है वो नाम का, यानी कि डेबिट साइड होता है। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 लाइनें आपकी जमा की हो गई और ये 4 लाइनें आपकी नाम की हो गई। ठीक है, ये ऐसा बनाया नहीं जाता है, ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रहे इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं कि ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। अब इनमें ये जो पहला लाइन होता है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सीरा। पहला जो लाइन होता है इससे कहते हैं सीरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन अमाउंट होता है, ठीक है, उसे लिखा जाता है। और ये जो 3 लाइनें हैं इसे हम लोग कहते हैं पेटा। क्या कहते हैं, पेटा। ठीक है, इन तीनों लाइनों को पेटा कहते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, विवरण लिखते हैं। जो भी हमारे सौदे हुए हैं उनसे संबंधित जो खाते होते हैं उनके विवरण हम लोग इन तीनों लाइन के अंदर लिखते हैं। और जो सीरा पहला लाइन है, पहला कॉलम है, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। अब ये तो हमने आपको नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें बता दी कि हम लोग किसे क्या कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा होता है शब्द वो लिखा जाता है श्री गणेश जी सदा सहाय। ठीक, इसे लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, संवत दिया है, मिति दी है और तारीख दी है। तो सबसे पहले संवत लिखते हैं। संवत कौन सा, 2064 का है। मिति हमारी आषाढ़ शुक्ल 13 है और तारीख जो है वो हमारी है 28 जून 2020। ठीक, ये हमने ये डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाने होते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय पद्धति में आप देखिए तो हर चीज़ में गणेश जी को प्रथम माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे श्री गणेश जी सदा सहाय लिख करके जो भी भारतीय विवरण होता है दिन और तारीख का, उसे यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे क्वेश्चन में जो भी दिया हो उस आधार पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी सौदे हुए हैं उनके लेखा एक के बाद एक करते जाएंगे। सबसे पहले श्री रोकड़ बाकी को जो बैलेंस बीडी होता है कैश का, वो कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी को। ठीक है, सीडी नहीं, बैलेंस बीडी, यानी कि रोकड़ बाकी को क्रेडिट में दिखाते हैं। तो जमा पक्ष ये है, तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम जो है सीरा का, उसमें हम अमाउंट दिखाएंगे 5,729 रुपये। ये जो है हमारा साइन है, ये किसका है, ये रुपए का सिंबल होता है। तो 5,729 रुपये, फिर लिख देंगे श्री रोकड़ बाकी, यानी कि बैलेंस बीडी। अब जब भी हम लोग सौदे लिखेंगे, सौदे संबंधी जो भी खाते हैं उनके आगे हमेशा ही श्री लिखा जाता है भारतीय पद्धति में। ठीक है, तो श्री रोकड़ बाकी हो गया बस। यहाँ पे अब इसका और कोई विवरण नहीं है, ये हमारा रोकड़ बाकी था, इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद रामलाल से उधार मांगते। देखिए, जो रोकड़ बही होती है, कच्ची रोकड़ बही, इसमें जो उधार और नकद दोनों ही सौदों का लेखा किया जाता है, ये हम आपको पिछली वीडियो में ही समझा चुके हैं। तो इसमें उधार सौदों का लेखा होता है, तो उधार जो सौदे होते हैं उनके दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, जबकि नकद सौदे जो होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का लेखा होता है। तो जैसे कि हमारे ये जो है रामलाल से उधार माल खरीदा, ये एक उधार सौदा है। इसके अंतर्गत एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो क्रय खाते नाम, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू रामलाल। तो क्रय खाते नाम और रामलाल खाते जमा हो जाएगा। तो क्रय को हम लोग यहाँ पे माल खाता ही दिखाते हैं। अगर माल खाता डेबिट में तो ऐसे ही समझ जाते हैं कि हमारा वो क्या है, परचेस, यानी कि क्रय है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे दिखाएंगे श्री माल खाते नाम। ठीक,
ये दिखा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ें कई चीज़ें हैं, तो हम लोग पहले विवरण लिख लेते हैं, उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसे हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले विवरण लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चावल 25 कुंटल, दर 190 रुपये प्रति कुंटल। ठीक, उसके बाद हमारा है चना, कितना है 12 कुंटल, दर 155 रुपये प्रति कुंटल। और लास्ट में क्या दिया है कि ढुलाई जो है वो 30 पैसे प्रति कुंटल होगी। अब इस हिसाब से चावल का टोटल अमाउंट क्या रहेगा 4,750 रुपये। ठीक है, 25 कुंटल का 190 के हिसाब से 4,750। चना का राशि हो जाएगा 1,860 रुपये। और ढुलाई जो है वो टोटल कुंटल कितना है, 37 कुंटल माल है, 37 कुंटल माल का 30 पैसे के हिसाब से हो जाएगा 11 रुपये और 30 पैसे। रुपये को अंदर और पैसे को बाहर लिखा रहता है। इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो टोटल अमाउंट को यहाँ देंगे 6,621 रुपये और 30 पैसे। ठीक है, अमाउंट हमारा इस कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। सेम हम लोग अब दोनों साइड लेखा करना है। तो क्रय खाते को हम लोग डेबिट कर दिए हैं, रामलाल को क्रेडिट में दिखाएंगे। तो श्री रामलाल, जैसा कि आप जानते हैं व्यक्ति के नाम के खाते नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा रामलाल के जमा। ठीक है, कितना अमाउंट है, तो 6,621 रुपये और 30 पैसे। तो यहाँ पे क्योंकि एक जगह विवरण लिख लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे उधार माल खरीदा। दोबारा से हमें पूरा विवरण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ विवरण का लाइन क्लोज होता है। ठीक, सेम ऐसे ही है। राम प्रसाद को उधार माल बेचा, तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, रामलाल खाते नाम और विक्रय खाते जमा। तो विक्रय खाते यानी कि माल खाते जमा, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे श्री माल खाते जमा। और यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे श्री राम प्रसाद के नाम। ठीक है, अब जो भी इसका विवरण है उसे हम लोग माल खाते के नीचे पहले लिख लेते हैं। तो विवरण क्या है, चीनी 5 कुंटल, दर 475 रुपये प्रति कुंटल। उसके बाद है चावल 6 कुंटल, दर 195 रुपये प्रति कुंटल। ढुलाई है 30 पैसे प्रति कुंटल। इस हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो आएगा इन लोग का 2,375 रुपये की चीनी हो जाएगी, और जो चावल है वो हो जाएगा 1,170 रुपये का, और ढुलाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 रुपये 30 पैसे की। ठीक है, क्योंकि कुंटल कितना 11 कुंटल का 30 पैसे के हिसाब से इतना टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,548 रुपये 30 पैसे। सेम वही टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लोग दिखाई देंगे 548 रुपये और 30 पैसे। यहाँ पे हम लोग विवरण लिख देंगे उधार माल बेचा, बस। ठीक, ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद बोला है पन्नालाल से प्राप्त की। देखिए ये जो है ये एक नकद सौदा है। नकद सौदे का सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही लेखा होता है। ये हमारे उधार सौदे थे दोनों, इनका लेखा दोनों पक्ष में हुआ। नकद सौदे का लेखा एक ही पक्ष में था। क्यों, क्योंकि जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल, यानी कि रोकड़ खाते नाम और पन्नालाल खाते जमा। तो रोकड़ बही में ही रोकड़ खाते को तो हम लोग दिखाएंगे नहीं, इसलिए दूसरे पक्ष यानी कि पन्नालाल का ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंट्री होगा। तो पन्नालाल से प्राप्त हुए तो पन्नालाल क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, यानी कि जमा साइड में दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे श्री पन्नालाल के जमा। ठीक, पन्नालाल से प्राप्त हुई, ये हो गया विवरण। पन्नालाल से प्राप्त हुए कितने हुए हैं, तो 2,350 रुपये, सॉरी यहाँ नहीं, 2,350 रुपये। इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद दिनेश को दिए, तो दिनेश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। कितना दिया है दिनेश को, 1,320 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा श्री दिनेश के नाम, क्योंकि ये भी नकद सौदा है, इसलिए इसका भी एक ही पक्ष का एंट्री होगा। तो यहाँ पे विवरण हो जाएगा दिनेश को दिए। इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर है इलाहाबाद बैंक में जमा किए, तो ये भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो बैंक खाते को हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम पक्ष में दिखाना है। तो कितने जमा किए, 1,110 रुपये। तो हो जाएगा श्री इलाहाबाद बैंक खाते नाम, विवरण हो जाएगा बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए। ठीक, अब ये भी हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर बोला है कि नकद माल खरीदा। अब देखिए नकद माल खरीदा है तो सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री करेंगे, कैश की एंट्री नहीं, यानी कि एक ही पक्ष का लिखा होगा। तो नकद माल खरीदा है तो यहाँ पे डेबिट साइड में श्री माल खाते नाम कर देंगे। अब विवरण हम लोग लिख देते हैं। टोटल क्या है, गेहूँ 14 कुंटल, दर 105 रुपये प्रति कुंटल। ठीक, उसके बाद चना 9 कुंटल, दर 150 रुपये प्रति कुंटल। और फिर ठेला भाड़ा है 8 रुपये।
ठेला भाड़ा। तो देखिए 8 रुपये ठेला भाड़ा का दिखा दिए। चना का हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 1350 रुपये और गेहूँ हमारा हो जाएगा 1470 रुपये। टोटल मिला के हमारी वैल्यू हो जाएगी 2828 रुपये का हमने सामान खरीदा है नकद। ठीक, अभी नकद माल बेचो तो ये भी नकद सौदा है, तो माल खाते क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो श्री माल खाते जमा। ठीक, तो पहले विवरण लिख लेते हैं। चावल 18 कुंटल दर 210 रुपये प्रति कुंटल। चीनी 2 कुंटल दर 482 रुपये प्रति कुंटल। ठीक, ये हो गया। इस हिसाब से इसका जो अमाउंट हो जाएगा चावल का वो हमारा हो जाएगा चावल का 3780 रुपये और जो चीनी है उसका हो जाएगा 964 रुपये। ठीक है, टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 4744 रुपये। ये हमारा नकद माल की एंट्री हो गई। अब बोला है दुकान खर्च। तो दुकान खर्च क्या होता है, हम डेबिट होता है यानी नाम होता है, तो हम दुकान खर्च को दिखा देंगे। यहाँ पे जाएगा श्री दुकान खर्च खाते नाम। ठीक, अब इसमें विवरण दिखा लेते हैं। कितना है, 215 रुपये दुकान किराया, फिर 235 रुपये मुनीम का वेतन और 25 रुपये की स्टेशनरी और 22 रुपये का फुटकर व्यय। ठीक, ये हो गया। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 497 रुपये। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक, अब लास्ट हमारा बस है कि लाला शरण दास ने अपने खर्च के लिए निकाला, यानी कि आहरण किया। आहरण क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे आहरण को डेबिट कर देंगे। कितना, 370 रुपये से श्री आहरण खाते नाम। ठीक, यहाँ पे देखा विवरण में आहरण किया, बस हम लोग दिखा देंगे। ये क्लोज हो गया। तो ठीक है, देखिए आपने कितने आसान तरीके से हमने क्या किया है, एंट्री कर दिया है। लिखा हो गया है हमारी कच्ची रोकड़ बही में। अब हमें क्या करना है, योग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ का योग कर लेते हैं। तो पहले इस साइड का जब हम लोग योग करेंगे, ये जो मेन हमारा अमाउंट है इसका जब हम लोग योग करेंगे तो हमारा आएगा 22,992 रुपये और 60 पैसे। ये हमारा इस साइड का योग आएगा। अब जब हम लोग इस साइड का योग करेंगे तो इधर का जो हमारा टोटल आएगा वो हमारा होगा 16,294 रुपये 60 पैसे। ये इधर का योग होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इस साइड का योग इधर लिख दिए, इस साइड का योग जो है वो इधर लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों में ज़्यादा कौन सा है, इस पक्ष का ज़्यादा है, तो यानी कि ये कम है। तो ये कितना कम है, यानी कि इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 6,698 रुपये का। ठीक है, तो जो अंतर की रकम होती है उसे हम लोग मेन कॉलम में दिखाते हैं, मेन अमाउंट कॉलम में दिखाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं श्री रोकड़ बाकी रहे, यानी कि बैलेंस सीडी। जैसे अभी तक हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, बैलेंस सीडी, तो वही यहाँ पे श्री रोकड़ बाकी रहे हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। अब इसे हम लोग क्लोज करेंगे। अब अगर हम लोग इस पूरे अमाउंट को जोड़ें, ठीक है, इसे भी मिला करके, तो हमारा अमाउंट जो टोटल आएगा वो इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22,992 रुपये 60 पैसे। अब ये हमारा कुल योग हो गया, कुल योग यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग कुल योग लिख सकते हैं। पहले हमने क्यों नहीं लिखा, क्यों हो सकता था कि इस पक्ष का योग ज़्यादा आ जाता, ठीक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये तरीका है हमारा योग निकालने का। बस अब लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया तो इसे हम लोग डबल कॉलम से पूरा बंद कर देंगे यहाँ पर भी। ठीक, इस तरीके से। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कच्ची रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है, इसमें लेखा किस प्रकार से किया जाता है और इसके जो कॉलम्स यानी कि जो सलें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, किस कॉलम में कौन सी चीज़ का लेखा किया जाता है, ये आपको काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन से समझ में आया होगा। ठीक है, अब रही बात पक्की रोकड़ बही की। तो देखिए, ये जो कि आपकी क्वेश्चन दिया था, इसमें दिया था कि आपको क्या बनाना है, कच्ची रोकड़ बही। तो कच्ची रोकड़ बही में जैसा कि हम बताए हैं कि उधार और नकद दोनों का ही लेखा होता है, तो आपने दोनों का लेखा किया। बट अगर ये बोला होता पक्की रोकड़ बही बनाने के लिए, तो आप क्या करते, सिर्फ और सिर्फ जो नकद लेन देन है सिर्फ आप उन्हें लिखते, उधार लेन देन का लेखा इसमें नहीं करते। अब मान लीजिए कि आपको पक्की रोकड़ बही बनानी है इन सूचनाओं के आधार पे, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे बस इतना कि जो उधार सौदे हैं, जैसे कि ये पहला वाला, इसे आप नहीं लिखेंगे, और दूसरा भी हमारा उधार सौदा था तो इसे भी हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे।
अब इसके बाद के जो भी हमारे सौदे हैं वो सब के सब हमारे क्या हैं, नकद सौदे, यानी कि इन सब का लेखा कच्ची रोकड़ बही में होगा। तो जब आप पक्की रोकड़ बही बनाएंगे तो सेम यही सिस्टम रहेगा। श्री गणेश जी सदा सहाय यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉलम इसी तरीके से बनेगा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष जो है आपका उसी तरीके से रहेंगे, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप इसका लेखा नहीं करेंगे। और इन सभी चीज़ों का लेखा करने के बाद जो भी योग आएगा, योग निकालने का तरीका भी हमने आपको बता दिया, उस तरीके से योग निकाल करके आप रोकड़ बाकी जो है वो निकाल लेंगे और आपकी पक्की रोकड़ वही भी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम आपको अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उधार लेन देन जो है बस उनका लेखा आप नहीं करेंगे, बाकी सारी विधि सेम है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कच्ची और पक्की रोकड़ बही दोनों का ही जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे जमा नकल बही और नाम नकल बही कैसे बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।